हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम क्लास 8 का चैप्टर 6 संसदीय शासन प्रणाली, विधायिका और कार्यपालिका मींस द पार्लियामेंट सिस्टम, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव पढ़ने वाले हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली या फिर सिंपली हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम की। तो पार्लियामेंट को हिंदी में संसद कहा जाता है और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारा, जिस तरीके से हमारे पे इलेक्शन होती है और जैसे हमारी सरकार बनती है, जिस तरीके से उनकी बैठकें होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, उसको हम पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं। और उसके अंदर जो हमारे पार्लियामेंट की जो हमारी तीन बॉडीज हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। मीन्स अगर जुडिशरी की बात करते हैं जिसको हम न्यायपालिका कहते हैं, तो एक सेपरेट थिंग हो गई यहाँ पर। तो जो विधायिका, जो कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है, ये बहुत तीन मेन ऑर्गन्स हैं हमारी डेमोक्रेसी के, और तीन पिलर्स कह सकते हैं। और जहाँ पे हमारा फोर्थ पिलर जो हमारी मीडिया है, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, उस पर उनको कहा जाता है। तो इस चैप्टर में हम मेनली एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, विधायिका और कार्यपालिका के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। जुडिशरी के बारे में इस चैप्टर में हमें कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, बट हाँ, हमें ये ध्यान रखना है कि जो जुडिशरी होती है, जो न्यायपालिका है, वो भी हमारी सरकार का एक अंग है। तो लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि संविधान कोई मामूली वकील का दस्तावेज नहीं है, यह जीवन का एक साधन है और इसकी भावना हमेशा युग की भावना होती है। अगर हम बात करते हैं तो इस जो सेंटेंस उन्होंने कहा, जो बात, जो स्टेटमेंट उन्होंने पास करी उस टाइम पे, उनका कहना ये था, वो यह कहना चाहते थे कि संविधान जो है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो वकीलों के लिए, मीन्स लॉयर्स के लिए कोई एक नॉर्मल सा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि जो एक डॉक्यूमेंट बना दिया गया है, हाँ जी, इसके अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को फॉलो करना। नहीं, ये एक हमारी लाइफ का एक ऐसा साधन है, हमारी लाइफ के लिए एक ऐसा रिसोर्स है, जो जिसकी भावना जो है, जिसकी फीलिंग्स जो है, या फिर जिसकी हम बात करें, जिसकी हम आत्मा की बात करते हैं, फिर जिसके बिना जो हमारी लाइफ है वो इनकम्प्लीट है, जो हमेशा आगे तक चलती है। जैसे सपोज रूल्स बना दिए गए हैं, रेगुलेशंस बना दिए गए हैं, बट उनका इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, उनको लोग फॉलो नहीं कर रहे। अगर आज के टाइम पे हम बात करते हैं, हमारी जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, पूरी तरीके से संविधान पे निर्भर करता है। निर्भर करने का मतलब क्या है? अगर हम बात करें रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों चीजें इतनी जरूरी है कि एक इंसान को मिलनी ही चाहिए। और हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी कि वो हमें दे। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक इंसान के खाने से लेकर एक इंसान के जेल जाने या फिर उसको न्याय दिलाने की बात करें, या उसकी ज़रूरतों की बात करते हैं, उसकी आर्थिक आय की बात करते हैं, उसके रोज़गार की बात करें, इन सभी चीज़ों की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे संविधान के अंदर बताई गई है। बताना सिर्फ वहाँ पे ये नहीं कि सिर्फ लिख दिया गया है, इनके लिए कानून भी बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, अधिनियम बनाए गए हैं, इनके लिए बिल पास किया जाता है और एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। जो सरकार हम चुनते हैं, जो सरकार हमारे लिए काम करती है, उसका ये दायित्व है, उसकी अकाउंटेबिलिटी है कि वो ये सारी चीज़ें कंप्लीट करे। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं खाने की, हम फूड की बात कर रहे हैं, तो जो लोगों को राशन प्रोवाइड हो रहा है, फ्री में जो राशन मिलता है, ये वेलफेयर का काम है, वेलफेयर डिपार्टमेंट का काम है। और इसके लिए भी लॉ बनाए गए हैं, इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, वकीलों के लिए कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान हमारा एक ऐसा दस्तावेज है जो हमारे जीवन का एक साधन है और जिसकी भावना एक लंबे समय तक, आने वाले समय में भी जीवित रहने वाली है।
तो ये बात कही थी अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने नवंबर 1949 में, और ये बात उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में यानी कि संविधान सभा के अंदर ही जो है बात कही गई थी उनके द्वारा। अब हमारा जो संविधान है उसकी प्रस्तावना क्या कहती है? हम अगर प्रियम्बल की बात करते हैं तो प्रियम्बल क्या कहता है हमारा? अगर आपने कभी गौर किया हो तो जो हमारी एनसीईआरटी बुक्स होती हैं, एनसीईआरटी बुक्स में स्टार्टिंग के आई थिंक थर्ड या फोर्थ पेज पे आपको प्रस्तावना देखने को मिलेगी, आपको प्रियम्बल देखने को मिलेगा, जहाँ पर बताया गया है कि हम भारत के नागरिक हैं और हमारे पास क्या-क्या राइट्स हैं, फ्रेटर्निटी क्या होती है, फेडरलिज्म क्या है, यहाँ पर एक इंडिविजुअल पर्सन के क्या राइट्स हैं, फ्रीडम की बात करी जा रही है, इक्वालिटी की बात करी जा रही है। अगर हम एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो प्रियम्बल प्रस्तावना संविधान का एक ऐसा पेज हम कह सकते हैं, ऐसा हमारा फर्स्ट पेज है जो हमें संविधान के बारे में बताता है कि हमारा संविधान हमें किन चीज़ों के बारे में जागरूक कर रहा है, या फिर हमारे संविधान में किन चीज़ों की बात करी गई है, कैसे राइट्स हमें दिए गए हैं, कौन से अधिकारों की बात करी गई है, कैसे कानून बनाए गए हैं। तो एक शॉर्ट समरी जो है, आप ये कह सकते हो समरी काइंड ऑफ जो है प्रस्तावना हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है। प्रियम्बल हमें एक शॉर्ट समरी देता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। सो प्रस्तावना भारत की स्वतंत्रता और संविधान। औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अगर हम देखें तो जब हमारे इंडिया में लंबे टाइम तक कॉलोनिज्म रहा तो हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया और बलिदान दिए, जिसका एक फाइनल रिजल्ट क्या आता है कि इंडिया आज़ाद होता है, इंडिया को फ्रीडम मिलती है, इंडिया स्वतंत्र हो जाता है। और अब तो वैसे भी अपकमिंग हमारा जो 15 अगस्त हम इंडिपेंडेंस डे जिसको सेलिब्रेट करते हैं आने वाला है, हमारा आज़ादी का दिन आने वाला है। आज़ादी का दिन आने का मतलब है कि जिस दिन हम आज़ाद हुए थे वो दिन आने वाला है, जिसको हम दोबारा से सेलिब्रेट करने वाले हैं और हर साल हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। अब देश के लोग अपने शासन के बारे में निर्णय लेने में सक्षम थे। तो जब देश आज़ाद होता है उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और कॉन्स्टिट्यूशन के आने से लोगों के पास इतनी पावर आ जाती है कि लोग अपने फैसले, अपने निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। उनको अपने फैसलों के लिए और अपने डिसीजंस के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ रहा था। इन टर्म्स अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कंट्री की, तो जो हमारी कंट्री है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस इतनी कैपेबल हो चुकी थी कि हम अपने फैसले, अपने देश के फैसले खुद से ले सकते थे। और क्या होता है कि इस नए युग का पहला महत्वपूर्ण कदम था स्वतंत्र भारत के संविधान का मसौदा तैयार करना। तो जब इंडिया आज़ाद होता तो इंडिया के आज़ाद होने के बाद एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या था हमारे रूलर्स के लिए, हमारे जो मिनिस्टर्स रहे, जो फ्रीडम फाइटर्स रहे, फिर जो लोग जिन्होंने देश को आज़ाद करने में हेल्प करी, या जो उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि स्वतंत्र भारत का एक संविधान तैयार करना, संविधान बनाना। तो संविधान ने देश के लिए मूलभूत सिद्धांत निर्धारित किए जिनमें सार्वभौमिक मताधिकार का सिद्धांत शामिल है। तो जब हमारा संविधान बना, हमारे संविधान को बनने में टाइम लगा, और तो जो हमारा संविधान है उसमें कुछ ऐसे सिद्धांत बताए गए हैं, ऐसे सिद्धांत निर्धारित किए गए, ऐसे प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं, डिसाइड किए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि सभी लोगों को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या फिर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज राइट टू वोट जिसकी हम बात करते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, वोट देने का अधिकार शामिल है उन प्रिंसिपल्स में। इसके तहत क्या होता है कि देश का प्रत्येक वयस्क नागरिक मीन्स कि जो इंसान 18 साल या 18 साल से अधिक का होता है, वो फिर चाहे किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, उसका जेंडर कुछ भी हो, उसकी जाति कोई सी भी हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, ये सारी चीज़ें की नज़रअंदाज करने के साथ मतलब नज़रअंदाज करके लोगों को राइट टू वोट
मतदान देने का अधिकार दिया गया, मीन्स कि मत देने का, वोट देने का राइट दिया गया, अधिकार दिया गया। उसके बाद हम बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली मतलब कि पार्लियामेंट्री सिस्टम। जो हमारा संसद है, आज के टाइम पे तो हमारे पास दो पार्लियामेंट, हमारे दो सदन है। तो 1952 में जो है पहली लोकसभा से अब तक मतलब जो है हमारी 17 लोकसभाएं हो चुकी हैं। 17 लोकसभाएं हो चुकी हैं, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 1952 से और 17 मतलब अभी तक स्टिल 2026 तक हमारे देश में 17 मतलब 17 गवर्नमेंट जो है वो 17 टाइम्स जो है गवर्नमेंट वो फॉर्म हो चुकी है, अलग अलग पार्टीज ने रूल किया है। और 18वीं लोकसभा का गठन जो है जून 2024 में हुआ था, जब हमारे लोकसभा के इलेक्शन में, जिसमें हमारे पीएम जो है मोदी जी, मतलब नरेंद्र सिंह मोदी जी, वो दोबारा से मतलब तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बने थे। तो 1952 से लेकर अब तक जो है 18 बार इलेक्शन हो चुके हैं। संसद सर्वोच्च विधायी निकाय है। अगर हम बात करते हैं तो संसद जो है हमारा सबसे टॉप लेवल पे, यानी जो हमारा प्राइमरी हमारी प्राइमरी बॉडी है, जो क्या करता है, लॉ मेकिंग का काम करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस के काम करता है। ये कानून बनाता है और कार्यपालिका की निगरानी भी रखता है। मीन्स कि जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव किस तरीके से काम कर रही है। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होता है, हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और जो हमारी जो मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल होती है, यानी कि जो मंत्रियों की जो समिति होती है, जिसको हेड मतलब जिसको गाइड कर रहे होते हैं हमारे पीएम, ये लोग होते हैं। तो पार्लियामेंट जो होता है वो एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका पर भी निगरानी रखते हैं, नजर रखता है। अब आप इस पिक्चर में जो देख रहे हो, जो ऊपर वाला जो पार्लियामेंट नजर आ रहा है आपको, ये हमारा पुराना पार्लियामेंट है। और जो ये नीचे वाला नजर आ रहा है आपको, जो ट्रायंगुलर शेप में है, ये हमारा न्यू पार्लियामेंट है। और दोनों में ही डिफरेंस मतलब सीट्स का जो है फर्क है। साथ में जो ये जो हमारा नया पार्लियामेंट है, इसके तीन मेन गेट हैं और ये ट्रायंगुलर शेप में बनाया गया है। इसको इसका जो आर्किटेक्ट किया गया, जिसको डिजाइन किया गया है, गुजरात के इंजीनियर मतलब आर्किटेक्चर उन्होंने किया है वहाँ के। तो उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली। तो भारत की जनता अपने प्रतिनिधियों को सीधे चुनती है, जो लोकसभा के सदस्य रहते हैं। तो चीज तो पता है कि जितने भी हमारे मिनिस्टर्स होते हैं और जो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जो बनते हैं, इनको लोग डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से वोट देकर इलेक्ट करते हैं। इन चुने हुए प्रतिनिधियों में से बहुमत बहुमत समूह सरकार बनाता है। बहुमत समूह सरकार बनाने का मतलब क्या है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, नंबर ऑफ वोट जिसके पास सबसे ज्यादा होते हैं, उसी का बहुमत होता है, यानी कि उसी की सरकार बन जाती है। संसद सरकार की सर्वोच्च विधायी संस्था है। तो संसद जो है हमारी गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट मीन्स हमारी गवर्नमेंट में, हमारी डेमोक्रेसी में प्राइमरी बॉडी है, जो क्या करती है, लॉ मेकिंग का काम करती है। और ये हमारे देश के लिए क्या करती है, कानून बनाती है। इसमें जनता के सभी चुने हुए प्रतिनिधि शामिल होते हैं। मीन्स कि जो सिविलियंस हैं, जो लोग वोट देते हैं, और जिसको भी वो वोट देते हैं, जो भी जीतता है, वो सभी लोग जो हैं संसद का पार्ट बन जाते हैं। आपने एमएलए और एमपी तो सुना ही होगा। एमएलए मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, सॉरी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एमपी मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसमें जनता के सभी चुने हुए प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ये सरकार के कामकाज को नियंत्रित और निर्देशित करती है। तो जो लोग इलेक्ट होते हैं और पार्लियामेंट के मेंबर बनते हैं, वो ही लोग जो है क्या करते हैं, सारा नियंत्रण रखते हैं सरकार का और डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसलिए सरकार को जनता की सहमति से चलने वाली संस्था के रूप में देखा जा सकता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो सरकार है वो जनता की सहमति से चलती है। जनता की सहमति से चलने का मतलब क्या है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जनता की सहमति से चल रही है। मीन्स कि लोग जब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जब लोग वोट देते हैं, तो लोग उन्हीं को वोट देते हैं जो उनके
फेवरेट कैंडिडेट्स होते हैं या फिर जिनसे वो सेटिस्फाइड होते हैं। मीन्स कि जिसके काम से वो सेटिस्फाइड होंगे वो उसको वोट देंगे, और वो अगर जीत जाता है तो वो मेंबर बन जाता है, और फिर वो लोगों के बिहाफ पे काम करता है, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता है, लोगों के मुद्दों को रखता है। उसके बाद हम बात करते हैं नया संसद भवन, जो कि मैंने अभी आपको इस पिक्चर में दिखाया, जो ट्रायंगुलर शेप वाला है। ये जो हमारा नया संसद भवन है, ये जो है अभी आई थिंक 23 जो है 23 में जो इनाग्रेट किया गया है। हाँ, 23 में इनाग्रेट किया गया है। तो नए संसद भवन की विशेषताएं क्या है? तो जो नया संसद भवन है, इसका निर्माण जो हमारी धीरे धीरे जो नीड्स बढ़ रही हैं, जो हमारी सॉरी जिस तरीके से ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, या फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कि संसद भवन के निर्माण में, फिर किसी भी तरीके की जो भी नीड्स हमारी जो बढ़ती जा रही है, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया गया, ताकि हम केपेबल हो सकें और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा सकें, स्टेबिलिटी आ सके, प्रोटेक्शन पूरी तरीके से हमें मिल सके। और मैंने आपको बता दिया कि इसका शेप कैसा है, ट्रायंगुलर शेप है इसका, यानी कि ये त्रिभुज आकार का है। इसे सॉफ्ट ट्रायंगल भी कहते हैं। और इसका जो डिज़ाइन है वो 3 तरीके से, मतलब बैलेंस, जैसे हम क्या कहते हैं, जो एक लिटरल ट्रायंगल होता है, यानी कि जो समबाहु त्रिभुज होता है, तीनों साइड्स इक्वल होती है, तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, तो तीनों एंगल इक्वल होते हैं, तीनों एंगल इक्वल होते हैं। साथ में जो अगर हम एजेस की बात करते हैं, वो भी इक्वल होती हैं, और कॉर्नर्स भी सेम होते हैं। तो उनमें एक बैलेंस बना हुआ होता है। तो ये भी जिस तरीके से बनाया गया है, ये एक बहुत बैलेंस के साथ जो है, एक संतुलन के साथ डिजाइन किया गया है, जिसका मतलब क्या है, समावेशिता, और मतलब ये समावेशिता और उद्देश्य को दर्शाता है। पर्यावरण अनुकूल निर्माण का उपयोग करते हुए यह बिजली की खपत को 30% कम करता है। मीन्स कि अगर हम अपने इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो इन्वायरमेंटल हार्म ना होने की वजह से क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत मतलब सोलर पैनल्स लगाए गए हैं, और जिसकी वजह से 30% तक जो बिजली है वो बचती है। अंदर दीवारों पे क्या करे गए, मतलब जो अंदर की दीवार है, मतलब अगर आप जाओगे ना नए वाले पार्लियामेंट में, कभी देखोगे इसे, तो आप ऐसा आपको समझिए आप एक म्यूजियम में आ गए हो। मतलब कार्विंग करी गई है दीवारों पे, जो इंडिया की हिस्ट्री है उसको दिखाया गया है दीवारों पर, तो नक्काशी की गई है। और जितने भी हमारे नेशनल एम्बलम्स हैं, राष्ट्रीय चिन्हों को, और राष्ट्रीय मतलब जो भी हमारे नेशनल एनिमल्स, फूड, इन सभी चीज़ों को वहाँ पे बनाया गया है। जैसे मोर, कमल, आदिवासी कला क्या है, मंदिर के पैटर्न्स और स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र, मीन्स कि जो हमारी इंडियन हिस्ट्री को, हमारे हेरिटेज को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, वो सारी चीज़ें इसकी दीवारों पर बनी हुई हैं। और यहाँ पर क्या है, इसमें एक अशोक का प्रतीक चिन्ह भी है, और बहुत सारे प्रतीक चिन्ह, मीन्स कि बहुत सारे नेशनल एम्बलम्स। यह भारत के संग्रहालय जैसा जो है प्रतीत होता है। मीन्स कि अगर आप जाओगे अंदर तो आपको एक म्यूजियम नजर आएगा। और लोकतंत्र को आगे देखना चाहिए, लेकिन अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। मतलब एक अच्छा, एक बेस्ट एग्जांपल है कि अगर हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में है, बेशक हम अपनी सरकार को आगे बढ़ा रहे हैं, हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है, जो हमारी रूट्स हैं, हमें उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। आज के टॉपिक में बस हम इतना ही जानेंगे। आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।